बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे लास्ट हम लोगों ने मेक और बाय का क्वेश्चन सॉल्व किया था, और मेक और बाय में हमने जो लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेट किया था, सॉल्व किया था, वो अल्फ़ा लिमिटेड वाला किया था। ठीक है, अल्फ़ा लिमिटेड ऑटम 14 क्वेश्चन 5 सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमने डिसीजन मेकिंग में जनरल डिसीजन मेकिंग पढ़ ली, जिसमें प्राइस डिसीजन मेकिंग थी, बिड प्राइस थी। ठीक है, सेलिंग प्राइस के ऊपर डिसीजन लेना था, और उसके बाद हमने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा, और लिमिटिंग फैक्टर के बाद हमने मेक और बाय डिसीजन मेकिंग पढ़ ली। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमने लिमिटिंग फैक्टर भी पढ़ लिया और मेक और बाय भी पढ़ लिया, अब एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और इसका अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं इसको आपके साथ शेयर कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ऑटम 2021 क्वेश्चन 2 येलो लिमिटेड वाला सवाल है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा इसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूँ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो सोल्यूशन को सॉल्व करने में तो आप वो वीडियो देख लें। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आप लोगों ने एक मरतबा होमवर्क में ट्राई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इसकी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप इसका सोल्यूशन देख लें। येलो लिमिटेड वाला सवाल ऐसा सवाल है कि इसके अंदर दो एरिया हैं, एक इसके अंदर सिंपल लिमिटिंग फैक्टर है, और प्लस इसके अंदर साथ मेक और बाय आ गया। सिंपल लिमिटिंग फैक्टर है और मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर के साथ है। तो ये एक सवाल में दो सवाल है। ठीक है नी, तो इसके दो हिस्से हैं, यहां से लेके यहां तक आपके लिए आसानी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक ये सिंपल लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल बनेगा। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ वाइल कंसीडर टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एक्स। अगर कंट्री एक्स में मैन्युफैक्चरिंग करें तो क्या होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो यहां से हमारे पास मेक और बाय वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे तो बस आपको लगेगा यार ये सिंपल सा लिमिटिंग फैक्टर आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सिंपल सा मेक और बाय का क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया। ठीक है, और अगर आप इसको फुल फ्लैश देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत लेंथी है क्वेश्चन में आ गया डिसीजन मेकिंग का, तो पता नहीं हमसे होता या नहीं होता। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिएगा, आराम से उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंशाल्लाह आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा मेक और बाय कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू और शटडाउन। ठीक है, और कंटिन्यू शटडाउन में डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, लेट्स सी। अच्छा, कंटिन्यू शटडाउन का कोई कंसेप्ट तो है ही नहीं है, बस कंसेप्ट यही है कि हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए। समटाइम जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही तो हमें मुफ्त में फिक्स कॉस्ट पड़ती जा रही होती, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन को बंद कर देंगे ताकि कम से कम फिक्स कॉस्ट का नुकसान तो बचाए ना। तो बस ये फैसला करना है कि हम अपने बिजनेस को शट डाउन करें या ना करें। शट डाउन का मतलब ये नहीं कर कि बिजनेस को वाइंड अप कर दो, खत्म कर दो, डेड कर दो। शट डाउन का मतलब आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर प्रोडक्शन स्टॉप करने लगे बस। ठीक है जी। तो अब हमने ये डिसीजन लेना है कि शट डाउन करें या ना करें, शट डाउन करें या कंटिन्यू करें। अब शट डाउन और कंटिन्यू का डिसीजन कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए बस अगर कोई चीज़ लिखना चाहें तो लिख लें, और अगर ना भी लिखना चाहें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गई 4th नंबर वाली डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यू और शट डाउन। ठीक है जी, चलिए कंटिन्यू शट डाउन में डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रॉफिट की बेस के ऊपर भी हो सकती है और कॉस्ट की बेस के भी ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो वी विल शट डाउन द ऑपरेशन इफ, दो बातें, बेनिफिट ऑफ शट डाउन ग्रेटर हो रेलिवेंट कॉस्ट।
अगर शट डाउन करने से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और रेलिवेंट कॉस्ट कम आ रही है तो हमें चाहिए कि हम बिज़नेस के ऑपरेशन को शट डाउन कर दें, ठीक है। और इस केस में दो तरह के हमारे डिसीजंस होंगे। डिसीजन किस तरह के होंगे? दो तरह के डिसीजन होंगे। शट डाउन में डिसीजन क्या होगा? हम देखेंगे शट डाउन करते हैं तो प्रॉफिट क्या आएगा, कंटिन्यू करते हैं तो प्रॉफिट क्या आएगा, ठीक है। तो अगर शट डाउन करके प्रॉफिट हाई रहता है, हाई प्रॉफिट रहता है, हाई प्रॉफिट ड्यू टू शट डाउन, हाई प्रॉफिट रहता है ड्यू टू शट डाउन, तो हम क्या करेंगे? शट डाउन कर देंगे। और अगर हम देखेंगे कॉस्ट के मामले में, तो अगर शट डाउन करके कॉस्ट कम रहती है तो फिर हम क्या करेंगे? शट डाउन कर देंगे। प्रॉफिट के केस में शट डाउन का प्रॉफिट ज़्यादा तो शट डाउन कर देंगे, कॉस्ट के केस में शट डाउन की कॉस्ट कम तो शट डाउन कर देंगे। ये हमारा सारा डिसीजन मेकिंग है। इसको ज़रा गो थ्रू कर लो। शट डाउन करने से हमें कौन सा बेनिफिट होगा? सम टाइम ना, जैसे कि अगर अक्सर सुना होगा, या सुजुकी जो है अपना फलाना यूनिट शट डाउन कर रही है, जोहो टोन वाला यूनिट शट डाउन कर रही है, मान लो कैवलरी वाला यूनिट शट डाउन कर रही है। इसका मतलब क्या है भाई? ये इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है, लोग खाने के लिए पैसे रखेंगे या गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे रखेंगे? खाने के लिए रखेंगे। अब जैसे कोविड आया, कोविड में लोगों ने मेडिसिन पर, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और फूड के ऊपर पैसे खर्च करने, ना कि गाड़ी के ऊपर करने हैं। अब वो जो हमारा एक यूनिट चल रहा होगा, मान एक शोरूम चल रहा होगा, मान लो जो टोन वाला शोरूम चल रहा है, अब गाड़ियां तो बिकने रही, अब शोरूम के फिक्स खर्चे तो चल रहे होंगे ना। अब मुझे बताएं कि यूनिट बिक नहीं रहा, रेवेन्यू आ नहीं रहा, फिक्स कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है उस यूनिट की वजह से, लॉस चल रहा है वो यूनिट, तो उस यूनिट को बंद करना बेहतर है जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। तो ये यहाँ पे सीखेंगे कि क्या उस यूनिट को कंटिन्यू रखें, लॉस हल्का हल्का बर्दाश्त करते रहे, या शट डाउन करने के फायदा किस पे फायदा। या समटाइम हो सकता है जो टोन वाला शोरूम नहीं चल रहा, हमने यार जो टोन को छोड़कर हम कहीं और चलते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू नहीं, इसको शट डाउन करते हैं, वहां पे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा करने से देखें कि फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर कंटिन्यू करने से, अगर शट डाउन करने से फायदा है, शट डाउन करूंगा, शट डाउन करने से फायदा नहीं है, शट डाउन नहीं करूंगा। तो सर एक्सपेंस तो मतलब कम हो जाने को बेनिफिट बहुत। हाँ जी, हाँ जी। अगर शट डाउन करने की वजह से, मान लिया अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, खर्चा ज्यादा आएगा, और शट डाउन कर दूंगा तो खर्चा कम हो जाएगा, तो फिर मैं शट डाउन कर दूंगा। फिर कंटिन्यू वैसे मोर मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, मोर लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है जी। और इस तरह अगर मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा था, शट डाउन की वजह से प्रॉफिट हाई रहेगा, और कंटिन्यू करूंगा तो मान लो प्रॉफिट मुझे आता था पर मंथ 5 लाख का, 5 लाख। अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो 5 लाख वाला प्रॉफिट जो है वो 3 लाख तक आ जाएगा। तो मुझे बेहतर नहीं कि मैं 5 लाख कर 5 लाख पर शट डाउन कर दूं, ठीक है, ताकि 5 लाख का प्रॉफिट मुझे बाकियों से आता रहे। इस यूनिट की वजह से मुझे एक्स्ट्रा खर्चा पड़ने वाला। अब ये हम डिसीजन करने वाले, बस यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट यही था। अब इसका एक पास पेपर हम सॉल्व करते हैं जनाब। पास पेपर पे आते हैं, पास पेपर करते हैं ऑटम 15 वाला, साहिल लिमिटेड वाला। अच्छा, ये कह रहे हैं यालो लिमिटेड वाला बहुत कीमती क्वेश्चन है, ये लिमिटिंग और मेक और बाय कंबाइन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उसको लाजमी खुद से ट्राई करना है, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा सोल्यूशन इसका, ठीक है। अच्छा जी, और जाए ऑटम 15 साहिल लिमिटेड पर। ये आ गया ऑटम 15 साहिल लिमिटेड वाला सवाल। ऑटम 15 क्वेश्चन 9, और यहां पर आ जाएगा साहिल लिमिटेड वाला, ठीक है। अच्छा जी, जल्दी से इसकी रीडिंग कर लें एक मरतबा, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लिया? चलो जी, अब मैं डिस्कस करता हूँ। May 15, Board of Director of Sahil Limited has decided to close one of SL operation segment at the end of the next year. अब चेक करें, शटडाउन में पूरा यूनिट बंद नहीं होता। क्या क्या है? Decided to close segment at the end of next year. इस साल नहीं, अगले साल के आखिर में SL का एक सेगमेंट जो है वो क्लोज करने के बारे में सोच रहे हैं। द सेल एंड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर बजटेड 50,000 यूनिट।
अगले साल हमने कितने यूनिट बनाने का इरादा किया? 50,000 यूनिट बनाएंगे। ऑन द बेसिस देयर ऑफ द बजट ऑफ द सेगमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज अप्रूव्ड। मान लें अगर हम 2000 मई में है तो ये जो हमारा डिसीजन चलेगा 2016 के लिए चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगले साल का ख़त्म होना, ये साल नहीं अगले साल, एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी, सेल ये अगले साल की है, ये जो सारा बजट किया है ये नेक्स्ट ईयर के लिए सारा बजट। भाई जो सेल होगी वो हमारे पास 5 मिलियन की होगी। जब हम अगले साल, ये अगले साल की सारी प्लानिंग करें, अगले साल हम 4000 यूनिट बनाएंगे। अगर 4000 यूनिट बनाएंगे तो 5 मिलियन की सेल होगी, मटेरियल इतना लगेगा, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, एडमिन इतना लगेगा, नेट वेटेड प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 3 मिलियन का आ जाएगा। बेबस हमें लगी अगले महीने की वो तैयारी करें यार, अगले साल हम ये करेंगे, ये प्रॉफिट कमा लेंगे। However, rumor of the closure prompted majority of the segment skilled labor to leave the company। कहता है ये रूमर फैल गई, ये अफवाह फैल गई कि हम अपना बिजनेस, ये जो हमारा एसएल वाले हैं ये अपना ये सेगमेंट बंद करने वाले हैं, ठीक है। हुआ क्या कि हमारा सेगमेंट बंद होने वाला है, जो सेगमेंट की स्किल्ड लेबर थी टू लीव द कंपनी। उनका ठीक है, फिर हम भी कंपनी छोड़ते हैं। अगर कंपनी अगले साल वाइंड अप हो जानी है तो आज से हम अपनी नई नौकरी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना अगले साल हमें कोई जॉब मिले या ना मिले। कहता अब स्किल्ड लेबर चल जाएगी। अब स्किल्ड लेबर चल जाएगी तो ये जो अगले साल में हमने 50,000 यूनिट का सोच रहे हैं तो ये तो नहीं बन पाएगा। अच्छा, आगे देखें क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंटली द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग फॉलोइंग अल्टरनेटिव टू कॉप विद द इशू। इशू कौन सा है? स्किल्ड लेबर ने कहा हम अल्लाह हाफिज, हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है यार, अगर वो छोड़ के चले जाती है तो अल्टरनेट क्या होगा? वो अल्टरनेट हमारे पास ये होगा। नंबर 1, क्लोजर द सेगमेंट इमीडिएटली एंड रेंट द फैक्ट्री पेड फॉर 1 ईयर एट अ रेंट ऑफ ₹40,000 पर मंथ। अगर स्किल्ड लेबर ही चले गई तो काम तो होना नहीं। क्या करें, हम भी सारा कुछ आज बंद कर देते हैं सारा कुछ, और फैक्ट्री को रेंट पे देते हैं और 40,000 रुपये पर मंथ हम रेंट लेते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। या दूसरा काम ये करते हैं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर, टेम्पररी लेबर हायर करते हैं, विच वुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम 40,000 यूनिट इन अ ईयर। हालांकि हमने कितना सोचा था? 4,000, पर वो कितना बना पाएंगे? 40,000। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज हाउएवर एक्सपेक्टेड टू सफर ड्यू टू दिस चेंज। कहता क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाएगी, क्वालिटी थोड़ी गिर जाएगी। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? इसका मतलब ये वाली ऑप्शन पहली ऑप्शन है जिसमें क्या होगा, शटडाउन वो करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि भाई आज सारा कुछ बंद कर दो और फैक्ट्री को क्या करो, रेंट पे दे दो। दूसरा ये, अगर फैक्ट्री चलानी है तो दूसरी ऑप्शन ये, बाहर से टेम्पररी लेबर खरीद के ले आओ। मेरी बात समझ आई? ये दूसरी ऑप्शन आ गई। आगे, the following further information is available. The sale manager estimates that a sale volume of 30,000 unit could be achieved at the current selling price. अब एक दूसरा पंगा बह गया। उसने कहा, सेल मैनेजर ने कहा कि हम 30,000 यूनिट ही बेच पाएंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितने यूनिट बनाएगी? 40,000 बनाएगी, पर मैं कितना बेच पाऊंगा? एसएल बेच कितना पाएगा? 30,000 बेच पाएगा। और क्यों? क्योंकि करंट सेलिंग प्राइस के ऊपर 30,000 यूनिट ही सेल होंगे। वेयर एज सेल वॉल्यूम 40,000 वुड ओनली बी अचीव इफ द प्राइस वॉज रिड्यूस टू ₹90 पर यूनिट। अब तीसरा मसला आ गया, अगर मैं 40,000 यूनिट ही बेचना चाहता हूं तो मुझे 90 रुपये कम, 90 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब 100 वाली चीज़ को 90 पर लाना पड़ेगा, 90 का बेचना पड़ेगा, तो ही 40,000 यूनिट बेचूंगा। अगर ऐसा नहीं करता, प्राइसेस कम नहीं करता, करंट सेलिंग प्राइस के ऊपर 30,000 यूनिट बेचूंगा। इसका मतलब तीसरा फैसला, क्या 40,000 यूनिट बेचने हैं या 30,000 यूनिट बेचने हैं? 30,000 यूनिट करंट सेलिंग प्राइस के ऊपर, लेकिन अगर 40,000 यूनिट ही बेचना चाहता हूं तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? वो 90% पर यूनिट पे रह जाएगी। ये एक तीसरी ऑप्शन आ गई। इसका मतलब इस सवाल में 3 ऑप्शन आ गई कि क्या क्या करना है, ठीक है।
आगे थर्ड ऑप्शन चलती रहेगी, उसमें बस मटेरियल लेबर सारा एक्सपेंस आ जाएगा। रिक्वायरमेंट, एडवाइज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर साहिल लिमिटेड। बताओ साहिल लिमिटेड को क्या मशवरा दोगे कि साहिल आज तुम रेंट फैक्ट्री बंद करो और चुपचाप रेंट एंजॉय करो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से 40,000 यूनिट बनाओ और 40,000 यूनिट तुमने 90 पर बेचने हैं। तीसरा कि तुम 30,000 यूनिट बेचो और करंट सेलिंग प्राइस के ऊपर बेचो। बताओ इन तीनों में से कौन सी बात उसके लिए सूटेबल बेस्ट होगी। अब डिसीजन मेकिंग में सबसे मुश्किल बात यह है बच्चे को यही नहीं पता चलना कि इस सवाल में 3 तरह की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर वो 3 तक नहीं पहुंचता कम से कम 1 और 2 तक तो पहुंच ही जाएगा यार। या तो फैक्ट्री आज, क्योंकि ये तो कंटिन्यू और शटडाउन है ना, कंटिन्यू शटडाउन में 2 ऑप्शन तो होनी होनी है। तो पहली वाली ऑप्शन क्या है, शटडाउन, और दूसरी और तीसरी वाली ऑप्शन क्या है, कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू और शटडाउन में तो 2 ऑप्शन तो हमेशा नजर आएंगी, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो कंटिन्यू और शटडाउन में 2 ऑप्शन हमेशा नजर आएंगे। तो हमारे वाले केस में जरा 3 आ गई, क्योंकि आज सेलिंग प्राइस पर यूनिट का पंगा पै गया। ठीक है, चलिए कुछ समझ लगी सवाल। अब देखते हैं कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए या शटडाउन करना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। साहिल लिमिटेड है हमारे पास, साहिल लिमिटेड ऑटम 15, क्वेश्चन कौन सा है यार, 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, अच्छा जी, हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और फिर ऑप्शन 3। 3 ऑप्शन है मेरे पास। पहली वाली ऑप्शन क्या है, शट डाउन कर दो। शट डाउन कर दूं और फैक्ट्री को रेंट पे दे दूं। पहली ऑप्शन तो मेरे पास ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास, 40,000 यूनिट बेचूं और वो 90% पर बेचूं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन मेरे क्या है, प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स। ठीक है, और ये 90 के ऊपर सेल होगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि 30,000 ही बेचो, लेकिन उसके लिए 100 की प्राइस के ऊपर तुम बेच सकते हो। अब देखना कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में से व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन। आ जाइए, सबसे पहले आसान वाले वो कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली वाली जरा ऑप्शन आसान है, इस वाली ऑप्शन को जरा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शटडाउन करके अगर रेंट देते तो रेंटल इनकम आएगी। तो रेंटल इनकम आ गया मेरे पास। अब रेंटल इनकम कितनी आएगी चेक करो जरा। ऑप्शन किधर गई, 40,000 पर मंथ आएगा। तो पूरे साल में कितना आ गया, 40 मल्टीप्लाई 12, 40 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर कितना आया, 480,000 आ गया मेरे पास। ये मेरे पास क्या आ गया, रेंटल इनकम आ गई। ये अंतों की मसला। अच्छा, अब चेक करते हैं रेलिवेंट कॉस्ट इसके अलावा मुझे क्या बेयर करनी पड़ेगी। अगर मैं ये शटडाउन कर देता हूं, अगर मैं ये शटडाउन कर देता हूं तो शटडाउन करने से मुझे क्या फायदा होगा। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं, जब मैं जब मैं ये फैक्ट्री को रेंट पे दे दूंगा,
जब मैं ये फैक्ट्री को रेंट पे दे दूंगा। तो जब हम कोई चीज़ वाइंड अप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो जो भी कुछ बचता है उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। मान लें हमने घर शिफ्ट करना है और नए घर पे जाना है, तो पुराने घर का जितना भी सामान होगा, पुराना सामान सारा बेच बूझ के खाली कर कुर के जाएंगे। जब मैंने बिजनेस को वाइंड अप करना है और फैक्ट्री को रेंट पे देना है, तो फैक्ट्री को जो भी चीज़ें फैक्ट्री में पड़ी होंगी सबको बेच बूझ के जाऊंगा। क्या ख्याल है कि नहीं जाऊंगा? मान लो मैंने तो अगले साल फैक्ट्री को बंद करने का सोचा था ना, अगर अभी मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई तो फैक्ट्री में जो मटेरियल पड़ा होगा, जो मशीनें पड़ी होंगी, उसका क्या करूंगा? उसको बेच के जाऊंगा ना, कि नहीं बेचूंगा? कि क्या क्या ख्याल है? अगर मैंने सब कुछ वाइंड अप करना है तो सब कुछ बेच बूझ के जाऊंगा ना मैं, ठीक है, क्योंकि मैं फैक्ट्री छोड़ रहा हूं। तो अगर मैं फैक्ट्री को बंद करता हूं तो सबसे पहले तो हमें एक बेनिफिट मिल गया कि रेंटल इनकम मिल गई 480,000। फिर क्योंकि हमने एक साल बाद फैक्ट्री को छोड़नी थी, लेकिन हालात की मजबूरी की वजह से मुझे आज फैक्ट्री छोड़नी पड़ रही है, तो जो आज मटेरियल पड़ा हुआ क्या करूंगा? उसको बेचूंगा मार्केट में, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट्स में जो मटेरियल पड़ा है, तो मुझे मटेरियल से बेनिफिट कितना मिलेगा मटेरियल बेचकर। लेबर को तो नहीं बेच सकता ना, वेरिएबल ओवरहेड तब आता है जब प्रोडक्शन होती, तो वो भी नहीं आएगा। तो किसको बेचूंगा? मटेरियल को बेच सकूंगा, ठीक है। तो बेनिफिट टेकन फ्रॉम या डिराइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो भी मेरा एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा होगा, उस एग्जिस्टिंग मटेरियल से जो बेनिफिट आया होगा वो भी मैं क्या कर दूंगा, या अपनी रेलिवेंट इनकम में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब मटेरियल की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि मटेरियल में मेरे पास क्या क्या कहानी अवेलेबल है। अब आ जाए जरा, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये तो हमने पढ़ ली। पॉइंट नंबर 2 से रीडिंग कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है 25,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक। स्टॉक में कितना केजी पड़ा हुआ है? इसका मतलब अगर मैं फैक्ट्री छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा, तो 25,000 का क्या करूंगा? बेचूंगा। फिर क्या करूंगा? 25 बेचूंगा ना, क्योंकि कुछ और तो कर नहीं रहा। तो 25,000 रॉ मटेरियल मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है। एनी क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल मे बी सोल्ड इन द मार्केट द प्राइस ऑफ ₹19। कहता है कि मार्केट में कितना का सेल करेंगे? 19 पर केजी। आफ्टर इंक्रीजिंग फर्दर कॉस्ट, आफ्टर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ₹2 पर केजी। इसका मतलब सेल प्राइस में कॉस्ट माइनस करूंगा तो नेट मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 17 मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो 19 माइनस 2 करूंगा तो ये 17 मुझे पैसे मिलेंगे मार्केट में बेच के। 25,000 में से कह रहा है अप टू 15,000 kg, अप टू 15,000 kg कैन बी यूज इन अनदर सेगमेंट ऑफ कंपनी इन प्लेस ऑफ मटीरियल विच करेंटली कॉस्ट ₹18 पर केजी। मार्केट में बेचूं तो कितने पैसे मिलेंगे? 17 पे। अगर मैं इस 15,000 केजी को किसी अनदर सेगमेंट में लगाता हूं तो भाई वहां पर कॉस्ट कितने की पड़ती है? 18 रुपए की। मुझे बताएं 17 की बेचकर 18 की कॉस्ट करना अक्लमंदी है, या इस 15,000 को इस प्रोजेक्ट पे लगाना भी अक्लमंदी है? 15,000 को अदर प्रोजेक्ट पे लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 17 का बेचता हूं तो दोबारा 18 का खरीदने के लिए ₹1 पर एडिशनल कॉस्ट आ रही है। तो 15,000 को अदर प्रोजेक्ट पे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं अपने 15,000 केजी को इस अदर सेगमेंट पे लगाऊंगा तो 17,000 NRV जो है ये मैं सेक्रीफाइस करूंगा, तो 17,000 मेरी क्या बन जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं बन रही? हम तो इस सेगमेंट पे कर रहे हैं। मेरे पास 25,000 केजी कितना पड़ा हुआ है? 25। यहां से आपको समझाता हूँ यार, मेरे पास टोटल कितना पड़ा हुआ है? 25,000 केजी पड़ा हुआ है। कहता है इस 25,000 केजी के साथ 2 सलूक करने, और हमें पता है हम वो सलूक करते हैं जिससे हमें फायदा ज्यादा हो। इसके 2 सलूक हो गए, एक 10,000 और एक 15,000, ऐसे ही है। अच्छा अब आए जरा, कहता है कि नंबर 1 जो 25,000 केजी पड़ा है ना, उसमें से 15,000 केजी को अनदर सेगमेंट में इस्तेमाल करेंगे। अगर अनदर सेगमेंट में इस्तेमाल करेंगे, अनदर सेगमेंट ऑफ कंपनी इन प्लेस ऑफ मटेरियल विच कॉस्ट ₹18 पर केजी। अगर मैं 15,000 को इस अनदर सेगमेंट में इस्तेमाल ना करूं
तो बाहर से जो अनदर सेगमेंट के लिए मटेरियल आएगा वो 18 पर केजी का आएगा। जी सर। दूसरी ऑप्शन ये, जो 15,000 केजी को मार्केट में बेचूं तो 17 रुपये मिलेंगे, ऐसे ही है। यस सर। मुझे बताया मार्केट में बेचना ज़्यादा बेहतर है या सेगमेंट पे लगाना बेहतर है? अगर मैं 15,000 केजी को सेगमेंट पे लगाता हूँ, क्या 17 रुपये सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? यस सर। हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? यस। ये 17 मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो ये 17 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मतलब अगर बेचता हूं तो 17 का फायदा होगा, और अगर मैं इस 15,000 केजी को अनदर सेगमेंट पे लगाऊं तो 18,000 केजी पर यूनिट, 18 रुपीज 18 पर केजी का बेनिफिट होगा। मार्केट में बेचूं तो 17 का बेनिफिट होगा, अनदर सेगमेंट पर लगाने के रुपीज 18 का कॉस्ट बचेगी तो बेनिफिट होगा, कॉस्ट से बेनिफिट होगा। तो बताएं इन दोनों में से हायर बेनिफिट कौन है? 18। तो बताएं 15,000 केजी को कहां पे लगाना बेहतर है? अनदर सेगमेंट पर, क्योंकि अनदर सेगमेंट पर बेनिफिट ज्यादा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब रेलिवेंट परचेज मार्केट प्राइस गिवन है, वरना मार्केट प्राइस से कंपेयर करके लोअर लेता। इन दोनों का मुकाबला किया तो हायर लिया, इसको फिर मार्केट प्राइस से कंपेयर करते वहां पे भी मैं लोअर लेता। याद है कॉन्सेप्ट सर? अच्छा, तो इन दोनों में से कौन जीता? जी 18 जीत गया। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास 15,000 होगा, इसको क्या करूंगा, 18 पर क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। ठीक है, इसको जरा ऐसे कर दूंगा। 25 में से 15,000 केजी का मुकाबला हुआ 18 के साथ, ये 18 पर बेच दूंगा। ठीक है, हाँ, तो अदर सेगमेंट को दे देंगे। ये अदर सेगमेंट को देख लें कितना बनता है। सर ये 270,000। 270,000 बन जाता है, और पीछे 25 में से 15 अदर से, ये अदर सेगमेंट था, ये अदर सेगमेंट था। अच्छा, तो पीछे कितना रह गया होगा? 10,000। अब 10,000 तो अदर सेगमेंट में इस्तेमाल नहीं होता, ये मार्केट में बेचूंगा तो मार्केट में 17 का बिकेगा, तो कितना आएगा? 170,000। ये हमारे पास जो मटेरियल होगा ये मार्केट में इस तरीके से बेच दूंगा। मटेरियल खाली हो गया। अब चेक करो। अच्छा, इसके अलावा और क्या, जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो इसके अलावा और क्या हम बेचते हैं? जो भी हमारे फिक्स एसेट्स होंगे। अगर कोई फिक्स एसेट पड़ा हुआ बेच दूंगा, नहीं पड़ा तो बस ठीक है, मसला नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में आ जाए वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट की वेजेस आ गई। ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये लेबर वेरिएबल ओवरहेड, ये भी नहीं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड तो वैसे इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पर आ गई डेप्रिसिएशन की बात। डेप्रिसिएशन वाली बात पढ़ लेते हैं जरा। डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मशीन यूज इन दिस सेगमेंट 2 रुपीज 170,000। कहता है डेप्रिसिएशन कितनी आती है? 170,000 की आती है। तो मैं ये तो आनी है। ठीक है, 170,000 तो आनी नहीं, तो इसके हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। These machine originally cost 1.7 मिलियन। कहता है इस मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1.7 मिलियन थी। एंड could currently be sold रुपीज 830,000। कहता है ये 8,30,000 की बिक जाएगी। If the machine are used for production in the next year, their sale value would be reduced by रुपीज 5 per unit। अगर तो इन मशीनों को आगे इस्तेमाल करूंगा तो इनकी जो सेल प्राइस है, वो सेल की प्राइस कितनी है? 830,000। डिस्पोजेबल प्राइस सेल प्राइस ही है, वो 5% पर यूनिट के हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आज, क्योंकि आज तो मैं मशीनों से काम नहीं ले रहा ना, मैं सेगमेंट क्लोज कर रहा हूं, तो ये करंटली कितने की सेल हो जाएगी? 830,000। ठीक है, तो ये डिस्पोजल ऑन मशीन आ गया या सेल ऑफ मशीन आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपनी मशीन को सेल कर देंगे। तो थर्ड आ गया सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन, और सेल ऑफ मशीन कितने की बेचूंगा? 830,000 की बेचूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं वाइंड अप करता हूं तो सब कुछ समेट दूंगा। जब सब कुछ समेट दूंगा तो कितनी इनकम इकट्ठी कर लूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। जी आंसर बताएं क्या आता है? तो 1750000। ये मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, शट डाउन करके रेंट पे दे देता हूँ। अब मैं कहता हूँ शट डाउन नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ?
प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख रहा हूँ। अगर प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख रहा हूँ तो देखूंगा कि 40,000 यूनिट से फ़ायदा होगा या 30,000 यूनिट से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सेल। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सेल। और सेल की हमारे पास इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 पे थी। ये पॉइंट नंबर 1 पे, द सेल मैनेजर एस्टिमेट सेल वॉल्यूम 30,000 और अगर 40,000 बेचेंगे तो हमें 90 पर यूनिट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी। एक यूनिट कितने का बेचते थे, कैसे पता चला? 5 मिलियन है। वेल डन। टोटल सेल कितनी है, ₹5 मिलियन है और केजी कितने हैं, 50,000 केजी है। ठीक है, और यूनिट से, हाँ सॉरी 50,000 यूनिट्स आ गए, तो रुपीस है और यहाँ पे 50,000 ये यूनिट्स आ गए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया, ₹100 पर यूनिट। तो ये आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब पहले हम 100 रुपये का बेचते हैं ऐसे। इसका मतलब जो 30,000 है, ये जो 30,000 है, ये किस रेट के ऊपर सेल करूंगा मैं, 100 पे करूंगा। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 पर सेल करूंगा, जबकि ये 40,000 100 पर सेल नहीं हो पाएंगे। ये कितने पर होंगे, 95 पर होंगे। ठीक है जी, 90 पे होंगे, 90 पर यूनिट पर होंगे। अच्छा जी, आंसर बताया कितना आया, इसका कितना गया और इससे कितना आता है, 4 9 से 36 लेकर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास सेल आ गया। अब सारी हमने कॉस्ट चेक करनी है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, कौन कौन सी हमारे पास कॉस्ट लगेंगी। ठीक है जी, अच्छा जी, सर हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? कैसे? जैसे हम कर रहे हैं, फिर अब हमें केजी को पर यूनिट पे लेके फिर 40,000 पे लेके जाएगा, फिर मतलब 30,000 नहीं नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है। हम सारा कुछ केजी पे लेके जाके एंड में पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, वो तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो सारा कुछ पर यूनिट में चल रहा है ना, जो केजी वाले को इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको पर यूनिट में ले जाएंगे, अगर कोई केजी वाली इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। अच्छा जी, अब 30,000 40,000 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके ऊपर मटेरियल कितना लगता है और इसके ऊपर कन्वर्जन कितनी लगती है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए। अब ये तो सारा के सारा था कि अगर हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे और अगर हम 50,000 यूनिट बनाएंगे तो ये जो सारी की सारी कैलकुलेशन नज़र आ रही है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये किसके साथ नज़र आ रही है मुझे, 50,000 के साथ नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन अब हमने किसके अकॉर्डिंग चलना है, 30,000 के और 40,000 के। अब हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाओ, अब मटेरियल की इंफॉर्मेशन पर आ जाओ दोबारा पर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 को दोबारा पढ़ें ज़रा। पहले हमने इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, शटडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको पढ़ेंगे 30,000 40,000 यूनिट पर लगाने पर मटेरियल जो है 25,000 स्टॉक मटेरियल पड़ा हुआ है ना, अगर मैं इसको 30,000 यूनिट या 40,000 यूनिट पर लगाऊं तो क्या लगेगा, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, चलिए इसे कर लो इसकी रीडिंग। अच्छा, मुझे कितने यूनिट बनाने हैं, 30,000 और 40,000। मुझे 30,000 और 40,000 यूनिट बनाने हैं। अच्छा, अब एक यूनिट पर कितने केजी लगता है उसने नहीं बताया हुआ। ठीक है, और यानी कि देखो यूनिट कितने हैं, 50,000 और केजी भी कितने हैं, 50,000। तो यहाँ पर एक जो यूनिट है ना वो 1 केजी के बराबर ही चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन केजी की है या यूनिट की है, तो हमारे लिए बराबर बराबर चल रहा है, कोई कन्वर्जन लग नहीं रही। ठीक है, क्योंकि जितने यूनिट बनाने थे उतना ही केजी लग रहा है, तो एक यूनिट 1 केजी का पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा केजी हो या यूनिट हो, टेंशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन पर केजी भी सही है, इन्फॉर्मेशन पर यूनिट भी सही है। यहाँ तक मेरी बात समझ लगती है। अच्छा, अब आ जाए, मेरे पास कितना केजी पड़ा हुआ है, मान लो 25,000 केजी से 25,000 यूनिट बन जाएगा। तो ये 25,000 केजी से कितना यूनिट बनेगा, 25,000 यूनिट बन जाएगा। अच्छा,
अब यहाँ पर मुझे ना नीचे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वर्किंग 1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वर्किंग 1। यहाँ पे एक वर्किंग 1 कर लेते हैं, ठीक है। और वर्किंग 1 कर लेते हैं मटेरियल के लिए, एडिशनल मटेरियल, एडिशनल मटेरियल एक वर्किंग 1 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास स्टॉक में कितने यूनिट पड़े हुए थे, केजी पड़े हुए थे? 25,000 केजी मेरे पास पड़ा हुआ था। ये मेरी बात समझ लगती है? ये 25,000, जैसे कि यहाँ पे ये 25,000 पड़ा हुआ था, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ये 25,000 केजी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब इस 25,000 केजी से, और ये 25,000 केजी का मतलब क्या, इससे 25,000 यूनिट बनेंगे। अब इससे दो मैंने चीजें बनानी है, या तो 30,000 यूनिट बनाऊंगा, या तो 40,000 यूनिट बनाऊंगा। क्या मेरी बात समझ लगती है? अगर तो मैं 25,000 केजी से, और जो कि मेरे 25,000 यूनिट्स भी हैं, अगर इसे 30,000 यूनिट बनाता हूं तो फर्दर एडिशनल कितने यूनिट खरीदने पड़ेंगे? 5,000 ये मार्केट प्राइस से खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि ये 5,000 मुझे न्यू मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मेरी बात समझ लगती है? अच्छा जी। और अगर 40,000 मुझे यूनिट बनाने हैं तो एडिशनल कितना यूनिट खरीदूंगा जी? 25,000 है ना भाई, 15,000 और फिर तो 15,000 और न्यू मार्केट से खरीदूंगा। क्या ये वाली बात मेरी समझ लगती है? अच्छा, अब आ जाए, क्या हुआ? अच्छा जी, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए, मटेरियल पर आ जाए। एडिशनल मटेरियल सेल आ गया, एडिशनल मटेरियल पर आ जाए। और एडिशनल मटेरियल की कहानी कौन सी थी, किस पॉइंट पर थी? पॉइंट नंबर 2 पर। अब यहाँ पर आ जाए तो ये आ जाएगा एडिशनल मटेरियल। ये एडिशनल मटेरियल क्यों ले रहा हूँ, सारा मटेरियल क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि डिसीजन मेकिंग इनके ऊपर है, 40,000 30,000 के ऊपर, वरना तो 50,000 हमारा पुराना वाला चल रहा था। एडिशनल मटेरियल ये है, ठीक है। अब एडिशनल मटेरियल में अगर मैं 40,000 यूनिट बनाता हूँ तो कितना एडिशनल मटेरियल खरीदना पड़ेगा? 15,000 से। तो क्या करूँगा, 15,000 यहाँ पे ले लूँगा। क्या करूँगा? 15,000। मार्केट प्राइस कितनी है? कहता है एनी क्वांटिटी मटेरियल में बी सोल्ड इन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ ₹19। कहता है 19 के ऊपर क्या करूंगा, बेचूंगा। हालांकि मार्केट में खरीदूंगा नहीं लिखा हुआ, क्या करें, इसके अलावा कोई प्राइस भी नहीं है। तो हम अज्यूम करेंगे जिस प्राइस पर मार्केट में चीजें बेच रहे हैं इसी पे मार्केट में खरीद रहे होंगे। तो ये जो सेल प्राइस है यही मेरी परचेज प्राइस होगी मार्केट की, ये अज्यूम करूंगा। अगर ऊपर से कैलकुलेशन करें फिर भी 19 आ जाती है। अच्छा जी, ये वाली जो 19 है, ये बाई चांस 19 मैच कर गया। ये 19 जो है ये सेल है, ये परचेज प्राइस नहीं है। तो अगर यहाँ से परचेज प्राइस करें तो आंसर क्या आता है? कैसे आया? 950,000 डिवाइडेड बाय ये 50,000 है। तो हमने मटेरियल कितने का परचेज किया होगा? ₹19 पर केजी का। तो ये वाला 19 हमने लेना है, तो ये वाला 19 नहीं लेना, क्योंकि ये मार्केट में बेचने वाली प्राइस है, ठीक है। तो अगर ये वाली इंफॉर्मेशन ना होती तो फिर हम ये अज्यूम कर लेते ये जो मार्केट में सेल है इसी प्राइस पर चीज़ें खरीदी जाती हैं, इसी प्राइस पर चीज़ें बेची जाती हैं। तो ये जो 5,000 होगा इसके ऊपर हमने कितने पे खरीदना था? 19, ये 19 आ गया हमारे पास, ठीक है। और अगर हम 30,000 यूनिट बनाते हैं तो एडिशनल कितने यूनिट खरीदने पड़ेंगे? 5। और इसको भी मार्केट में 19 के हिसाब से हम बाई करेंगे। अब बताओ आंसर कितना आया? 285,000। तो मटेरियल है, सेल में से माइनस करेंगे। और दूसरा कितना आया? 95,000। ये 95,000 मेरा ऐसे आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी? सेल के बाद मटेरियल हो गया। अब मटेरियल के बाद अगली इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी? लेबर की होगी।
ठीक है, आ जाए लेबर पे, लेबर की कहानी पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 लेबर का, वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वुड बी ₹24 पर यूनिट, एक यूनिट 2400 रुपये का वो बनाते हैं, ठीक है। एसएल वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड 40,000 ऑन ट्रेनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, भाई 40,000 ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आ गया लेबर का, तो पॉइंट नंबर 3 क्या आ गया, लेबर का आ गया। अच्छा, अब इस लेबर में वो दो बातें कर रहा है, सबसे पहले लेबर कॉस्ट आ गई, सबसे पहले लेबर कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, तो लेबर कॉस्ट एक यूनिट बनाने के कितने पैसे दे रहा है, 24 दे रहा है ना, तो 40,000 घंटे बनाने के पैसे कितने मिलेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 24, और यहाँ पे 30,000 यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट के 2400 रुपये मिलेंगे। आंसर बताएंगे आया 960,000 ये आ गया, और 720,000 हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें कोई मसला? अच्छा, अब साथ साथ उसने कहा था कि भाई जब ये वाली लेबर लगाएंगे ना तो थोड़ी सी कमी है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी इनके लगेगी, तो ट्रेनिंग कॉस्ट लगनी है, बेशक 30,000 बनाओ बेशक 40,000 बनाओ, इसकी हमें टेंशन नहीं है, तो दोनों पे ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी कितने की, 40,000 की। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सेल के बाद मटेरियल हो गया, लेबर भी हो गया, लेबर के बाद बारी किसकी आती है, वेरिएबल ओवरहेड की, वेरिएबल ओवरहेड आ जाए जरा, वेरिएबल ओवरहेड देखते हैं कौन सी कहानी। अच्छा, लेबर वाला कौन सा पॉइंट था हमारा, पॉइंट नंबर 3, जरा हिंट याद रखते हैं, वेरिएबल ओवरहेड पर आ जाए। वेरिएबल, अच्छा ये तो रह गया, ये ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इंक्रीज बाय 20%। वेरिएबल ओवरहेड कितने से इंक्रीज कर देगा, 20% से। अब वो अमाउंट नहीं पता तो क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का लिंक करेंगे इस वाले पॉइंट के साथ। ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, 5 लाख का, 5 लाख का। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, 10 पर यूनिट आ जाएगा ना। हाँ, सर ऐसे हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो हमारे पास सर ये 10 पर यूनिट आ जाएगा, तो फिर 10 पर यूनिट 120 कर देंगे तो मतलब पर यूनिट आ जाएगा। सही कैलकुलेशन है, लेकिन एक जगह मार्क आ गई हो। मसला ये जो वेरिएबल ओवरहेड आपको 5 लाख का नजर आ रहा है, ये 5 लाख का जो वेरिएबल ओवरहेड ये 50,000 के साथ आ रहा है, पर मुझे तो 50,000 यूनिट बनाने नहीं है, मुझे तो 30 और 40 बनाने हैं। तो इस 50 लाख को 5,000 यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट पर लेकर आऊंगा, 30 पर जाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 40 पर जाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसमें 1.2 ऐड मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे टोटल 30,000 और 40,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। वेरिएबल ओवरहेड पर आ जाए जरा। तो जब मैं वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन करूंगा तो सबसे पहले मान लें जब मैं 40,000 यूनिट बनाऊंगा, तो 40,000 यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट क्या थी, 5 लाख। ऐसे ही है, ये 5 लाख। ये 5 लाख जो वेरिएबल ओवरहेड आया ना, ये 50,000 यूनिट बनाने का आया है, पर मुझे तो 50 नहीं बनाने, मुझे तो 40,000 बनाने हैं। तो ये 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40,000 यूनिट का क्या आ गया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया, और इसने इंक्रीज कर देना है 1.2 से। बस समझ आई? और सेम केस इधर आ जाएगा। आंसर बताएंगे आपका। कितना, 3,60,000। 3,60,000 ये आ गया
3,60,000 माइनस कर दूंगा, और ये 40,000 वाला 480,000 आ गया। वैसे हाँ, वैसे भी सेम आ रहा है, वैसे भी सेम ही आना है, एंड में 40 और 30 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी सेम है, पर यूनिट आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर दो, बाद में 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई इश्यू नहीं है मुझे तो, इससे कोई इश्यू नहीं है। सही है, वैसे 1.2 के अंदर रखना चाहो रख सकते हो, बस ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमारी सारी कॉस्ट मुकम्मल होगी, सेल भी होगी, मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, वेरिएबल ओवरहेड भी हो गया। यहाँ तक कोई टेंशन? अब चेक करो इसके अलावा कोई हमारे पर रेलिवेंट कॉस्ट और इनकम रह गई हो। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाए, पॉइंट नंबर 5 पे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 में उसने कहा था कि हमारे पास जो है मशीन, वो करंटली कितने की मशीन बेचेंगे? 830 की। आगे उसने एक जुमला लिखा है, इफ मशीन आर यूज फॉर प्रोडक्शन, अगर हम मशीन को आज बेचेंगे तो 830 की बिकेगी। अगर इस मशीन को प्रोडक्शन पर इस्तेमाल करेंगे अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर, देयर सेल वैल्यू रिड्यूस बाय 5 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कहता है ₹5 पर यूनिट के हिसाब से इसकी सेल वैल्यू गिरती रहेगी। इसका मतलब जब मैं नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन करूंगा उसके बाद भी तो मशीन बेचूंगा ना, तो वहां से इनकम आएगी। क्या ख्याल है, वहां से इनकम आएगी तो वहां से भी इनकम आ जाएगी। ठीक है, वहां से इनकम कितनी आती है? सेल ऑफ इनकम, सेल ऑफ मशीन, तो उसमें प्लस कर दूंगा सेल ऑफ मशीन, मशीन सेल करके जो मेरे पास पैसे आएंगे। अब अगर मैं 40,000 यूनिट बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन 40,000 के साथ आएगी, 30,000 के लिए डेप्रिसिएशन 30,000 के साथ आएगी। अच्छा जी, अगर मैं प्रोडक्शन ना करता तो 8,30,000 की मशीन बेचता, ऐसे ही है, 8,30,000 की मशीन बेचता, पर मैंने कितने यूनिट बना लिए? 40,000 यूनिट बनाए, और 5 रुपए के हिसाब से वो क्या हुई, सेल वैल्यू कम होती रही। तो बताएं कितनी वैल्यू रह गई होगी यहाँ पे? और इधर भी ऐसा ही होगा, इधर वैल्यू कम होगी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 से वैल्यू कम होगी। तो बताएं कितनी वैल्यू रह गई? 630,000 इनकम है, तो इनकम प्लस के साथ आएगी। और ये वाली कितनी है? 680,000, ये मेरे पास इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर था मेरा 5, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5, और ये था मेरा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 6 रह गया, आप देखते क्या, 40% ऑफ एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड आर वेरिएबल वेयर एज रिमेनिंग अमाउंट रिप्रेजेंट क्या है? जर्नल ओवरहेड। तो भाई 40% क्या है हमारा? ये वेरिएबल है। अब ऊपर जाते हैं, एडमिन और सेलिंग देखते हैं कितना है। भाई एडमिन और सेलिंग कितना पड़ा हुआ है? 5 लाख। तो 5 लाख में से जो 40% है ये हमारा क्या है? वेरिएबल। मेरे पास समझ आ रही है? ये क्या है? वेरिएबल। बाकी हमारा क्या होगा? फिक्स होगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है नहीं? अच्छा जी, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, बोले सर वो कह रहा है कि अगर हम मशीन ये सर सोल्ड वाला तो सर मतलब वो अगर हम शट डाउन कर रहे हैं, अब सर हम शट डाउन तो नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो ये तो कह रहा है, अगर मशीन इस्तेमाल में लेके आओगे जी सर, अगले साल तो मशीन वेली हो जाएंगी ना, जी सर। तो वेली हो जाएंगे तो जब तुम बेचने जाओगे तो पर यूनिट के हिसाब से 5 रुपए सेल वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब मैं 40,000 यूनिट बनाऊंगा तो 40,000 यूनिट के लिए 40,000 मशीन चलेगी, तो पर यूनिट 5 रुपए का सेल वैल्यू कम हो जाएगी उसकी। तो सर और जब मैं यूनिट बना लूंगा उसके बाद तो मशीन को बेचूंगा, जो इनकम आएगी मेरी अदर इनकम बन जाएगी। सर जो कॉस्ट है वो ये अदर अगले साल तो वाइंड अप होना ही होना है। मसला ये कि अब इस एक साल के साथ क्या सलूक करना है, अगले साल तो वाइंड अप करना है। मसला ये लेबर ने पहले सुन लिया और लेबर ने कहा हम इसी साल से छोड़ के जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम भी आज से ही शट डाउन कर दें या एक साल प्रोडक्शन करें। तो अगर एक साल 30,000 यूनिट बनाते हैं तो 30,000 के हिसाब से 5 रुपए पर यूनिट मशीन की वैल्यू में कमी आएगी, तो उसके बाद तो बेचूंगा ना। जी सर। तो वही तो कह रहे हैं, तो जो सर हमने भी ऐसे किया। वो वाली मशीन के पैसे किधर गए?
कौन से? जो हमने यूज किया है वो ये है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये मशीन यूज की है, ये इस सेल वैल्यू। अगर मैं मशीन इस्तेमाल ना करता तो देखो 830 की बेचता ना, यहाँ पे देखो शट डाउन करता तो 830 की बिकती। अब 40,000 यूनिट बनाए तो इसमें से 40,000 के हिसाब से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट करो जनाब। अच्छा जी, अब लास्ट पॉइंट नंबर 6 रह गया यार हमारा, ठीक है। अच्छा हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितना था? पॉइंट नंबर 6 आ गया ना। और एडमिन एंड सेलिंग पर कौन से वाला? वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग। वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग की कैलकुलेशन पर आ जाए भाई। वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी? 5 लाख। कितनी थी? 5 लाख थी। अच्छा जी, ये जो 5 लाख थी मेरे पास, पर ये 5 लाख तो 50,000 के लिए है, क्या ख्याल है? मुझे कितने यूनिट्स के लिए चाहिए? 40,000। ये आ गया, पर ये तो फिक्स है, इसका 40% वेरिएबल होगा। एग्री करते मेरी बात से? एग्री करते हो? ठीक है, आंसर बताओ कितना आया। और इधर आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 और यहाँ पे 30,000 यूनिट बनाए थे, और इसका भी करेंगे 40%। अब बताओ आंसर क्या आया? कौन वाला? 30,000 वाला आया 120,000। तो 40 वाला 160,000। ये खर्चा था, तो खर्चा हमने क्या करना है? माइनस कर देना, ठीक है। चलो जी, 40,000 यूनिट का इनकम बताओ कितनी आई है, और 30,000 की बताओ इनकम क्या आ रही है। ये सेल पड़ी है आपके पास। चलो जी बताओ। एक 30 कर ले, एक 40 वाले को कर ले टोटल। हाँ, सेल में से सारे खर्चे माइनस करने हैं ना। ये सेल प्लस में, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर आंसर क्या कहता है? तो मेरा 2305 2305 किसका? 40,000 का। तो 2305,000 2345,000। अब 3 इनकम आ गई, ठीक है। 1.7, 2.3 या 2.34, इनमें से कौन जीता? सबसे ज्यादा ये होगा। तो ये हवाला हमारे लिए बेटर होगा। कितने यूनिट बनाना? 30,000 यूनिट बनाना। ऑप्शन 3 को फॉलो करेंगे तो सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूअस शटडाउन का इस तरह से होगा। बात समझ आई बच्चों? तो कंटिन्यूअस शटडाउन में हम इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दे दिया था होमवर्क में, येलो लिमिटेड वाला। और आप इसका एक क्वेश्चन ले लें, जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन डरावना होगा, डर लगेगा, ठीक है। हिम्मत करना, डरना नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला नहीं है, पर टेंशन देख के टेंशन आ जाती है। लेकिन तसल्ली से रुक के करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा फील होगा। इसका सोल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा आपसे। स्प्रिंग 22 पे आ जाए। स्प्रिंग 22 ये आ गया। अब क्वेश्चन चेक करें कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा। ये है ये कंटिन्यूअस शटडाउन का क्वेश्चन है, ठीक है। होश आई कुछ? यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बस चेक करते रहें क्वेश्चन, बस खत्म ही नहीं हो रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा। वो बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। तो यहाँ पे जाके 20 नंबर का सवाल आया, कंटिन्यूअस शटडाउन।
इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और बस फिर कंटिन्यूस शटडाउन का एक और सवाल वो आपको होमवर्क में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू शटडाउन बस खत्म हो जाएगा, ये इतना सही। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।